बच्चों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग साइंस का 30 प्रश्न करने वाले हैं, जो ये मुख्य रूप से पारा मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए काम आएगा, लेकिन साथ ही रेलवे, एसएससी या पॉलिटेक्निक के बच्चे जो हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक के लिए भी जरूरी है। तो बेटा देखो, हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एक इंजन प्रति घंटा 7.10 का पावर 4 जूल एनर्जी की आपूर्ति करता है, तो इस इंजन की शक्ति क्या होगी? सबसे पहले नोट करिए कि टाइम दिया हुआ 1 घंटा, इसका मतलब हो गया कि 3600 सेकंड हो गया, और वर्क जो हो रहा है वो हो रहा 7.2 गुने 10 का पावर 4 जूल। अगर इसको पॉइंट को हटाएंगे हम लोग तो यहाँ हो जाएगा 72 पर 30 जूल होगा। कंफर्म है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। जो भी बाबू सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसको बैठ करके अपने से आप शांतिपूर्वक करिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो वर्क हमारा कितना दिया? 72 पर 30 है ना जी। अब बटे 3600, 2 जीरो यहाँ कट गया, 36 दूनी 72, तो 1 जीरो यहाँ, कितना बच गया? 20 हो गया, यानी 20 वाट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तो यहाँ क्या कीजिए कि R1 बराबर 10 मान लीजिए, 10 ओम हो गया। R2 बराबर भी कितना हो गया बेटा? 10 ओम हो गया, है ना। और जोड़ना किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटे R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 होता है ना। तो इसी पर बैठा दीजिए। समानांतर क्रम कैसे होता है? समानांतर क्रम का मतलब इस प्रकार से देखिए, ऐसे 2 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ हो गया, तो 1/10 जोड़ 1/10 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 10, ऊपर हो जाएगा कितना? ऊपर हो जाएगा आपका 2, 2 5 10, 5 मिनट तब कट गया, यानी कि 1/R बराबर 1/5 है। इसीलिए R बराबर कितना हो जाएगा जी? 5 ओम आंसर हो जाएगा। क्या मारोगे? सी मारेंगे। चलिए, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होगा? फटाफट आंसर दीजिए। अब सोचो नहीं, सोचने का वक्त नहीं है, फटाफट आंसर दो। चलिए, आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। आंसर क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सौर सेल परिवर्तित करता है, बताइए सौर सेल यानी सौर ऊर्जा किसको किसको में चेंज करेगा? बनाइए फटाफट। कितना आंसर आया? सॉरी, कौन आंसर होगा? कितना नहीं, क्यों होगा? देखिए, सोलर प्लेट का एक डायग्राम देखो पहले। ये सोलर प्लेट है, समझ गए बच्चा। ये सन है, सन में सूर्य हो गया। यहाँ से लाइट इस प्रकार से आती है, आ रही क्या? प्रकाश। आता क्या है? सब प्रकाश। निकलता क्या है? विद्युत। निकलता क्या है जी? विद्युत। तो क्या किया? प्रकाश को विद्युत में करने गया। प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा। आंसर क्या बन जाएगा? बिहार बनेगा बच्चा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 5। धारा को मापने का मापक विदित है। विदित का मतलब मशीन होता है, व्यवस्था। धारा मापने के लिए हम लोग यूज करेंगे वोल्ट मीटर नहीं, इससे क्या नापेंगे? विभव। इससे नापेंगे विभव, इससे नापेंगे विभवांतर, इससे नापेंगे वोल्टेज। वोल्टेज नापेंगे, ये अलग है। ओम मीटर से क्या नापेंगे? प्रतिरोध नापेंगे बाबू, समझ गया। और आम मीटर से क्या नापेंगे? धारा। तो आंसर क्या मारिएगा? डी मारिएगा। चलिए, अब एक 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक गेंद को विराम से 19.6 मीटर की ऊंचाई से एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक कितना से पहुंचेगा? देखो, इतना क्वेश्चन क्या लंबा छोड़ो। एक घर है, मान लो कि ऊंचा घर ये वाला है ना। इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ? इस बिल्डिंग की ऊंचाई है 19.6 मीटर, समझ गया। मतलब हाइट हो गया 19.6 मीटर हो गया बाबू। कंफर्म हो गया। टाइम पूछ रहा आपसे,
u हमारा 0 हो गया, टाइम बराबर पूछ रहा है कि वाट क्या होगा, और g का मान 9.8 सब लोग जानते हो। तो फार्मूला कौन लगेगा, तीनों गति समीकरण होता है, तो यहाँ लग जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे एक और लिख लो, यहाँ होता है v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा हो गया ये वाला नीचे वाला, दो तो यहाँ लिख दिए, तीन लिख लो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होगा यहाँ, और दूसरा ये हो गया। तो चूंकि हम इसलिए लगाएंगे यहाँ पर कि हमारा हाइट और डिस्टेंस है, मतलब दूरी, तो लग जाएगा कौन, 2 नंबर लगाते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो u हमारा 0 दिया हुआ है, तो 9.6 तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ लिखेंगे हाफ को, हाफ इंटू 9.8 गुने क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको इधर पर गुना करेंगे ना, ऐसे गुना करोगे ना, क्रॉस मल्टी गुना करो जी इसको, हाँ। तो इसको अगर इधर ले जाए, ये काट दो, इससे इसे काट दीजिए, कट जाएगा, क्या मरतबे, 2 मरतबे कट जाएगा, ये जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 4 बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर, इसीलिए टी बार कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या मारिएगा बच्चा, सी मारना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की संयोजन पर, चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, पदार्थ की प्रकृति पर। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की बात करते हैं पहले, प्रतिरोध मतलब आर समझिएगा, पहला हो गया आर प्रोपोर्शनल लेंथ, दूसरा हो गया आर इनवर्स प्रोपोर्शनल एरिया। लेंथ का मतलब तार की लंबाई, एरिया मतलब तार की मोटाई, या कह सकते हो 1 व्यास, तार का व्यास, व्यास बढ़ेगा यानी एरिया बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध कम जाएगा। तीसरा हो गया आर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। 3 कंडीशन यहाँ है। अब अगर स्पेसिफिक की बात करें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें बेटा, तो विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, सिर्फ डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। तो आंसर क्या मारिएगा, डी मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ताप के वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध। एक बात यहाँ बताना भूल गया आप लोग को, देखिए यहाँ पर लिखे है ना टेम्परेचर वाला, ये लिखे है ना कि टेम्परेचर के समानुपाती होगा, लेकिन याद रखिएगा सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, अर्धचालक। अर्धचालक में आर जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर का उल्टा होता है बाबू, समझ गया। देखो अगर लोहा है और इधर मान लो कि कार्बन है, तो लोहा का टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन कार्बन का टेम्परेचर बढ़ाइएगा, समझ गए, तब इसका रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्धचालक में उल्टा होता है। चलिए तो तापमान अभी जस्ट बताए, कार्बन में, कार्बन क्या है, कौन कौन, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे, पीबी, ये जो भी है बेटा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मींस अर्धचालक, इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल किसका होता है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, तो यहाँ करा तापमान वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। आंसर क्या मारिएगा, डी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, अश्व शक्ति किसका मात्रक है या किसका एकक है। देखो जूल जो है ऊर्जा का है, जूल ऊर्जा का है, जूल ऊष्मा का है, और जूल जो है कार्य का मात्रक है, और भी है, ठीक है ना। शक्ति, शक्ति तो आपका यहाँ यूनिट नहीं है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है, अश्व शक्ति अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हॉर्स पावर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, शॉर्ट में बोलेंगे एचपी। 746 वाट बराबर होता है 1 एचपी। अब गांव में सुने होंगे कि हमारा गाड़ी 2 एचपी का है, 5 एचपी का है, हमारा मोटर 1 एचपी का है, 2 एचपी का है, वही 2 एचपी को बोलते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति बोलते हैं। तो यह देखो वाट से रिलेटेड है, मतलब यह यूनिट किसका होगा, पावर का, शक्ति का। आंसर क्या मारिएगा, सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मोटर किसको चेंज करेगा। तो देखो ये डायग्राम बना लो मोटर का,
है ना, मोटर का बना लो। मोटर में हम लोग क्या देते हैं, मोटर में हम लोग देते हैं विद्युत, तभी हम लोग क्या देता है, ये हम लोग को देता है एनर्जी। मतलब कौन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो देख लीजिए विद्युत ऊर्जा कोई चेंज कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा में, आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। लेकिन पता है बेटा डायनेमो में, डायनेमो में या जनित्र में यह सिस्टम उल्टा हो जाएगा, समझ गए। डायनेमो या जनित्र जो है मैकेनिकल को चेंज करता है इलेक्ट्रिसिटी में। अब चलते हैं केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। पॉलिथीन प्राप्त होता है किससे, बताइए फटाफट। पॉलिथीन किससे प्राप्त होता है, तो देखिए नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, इथिली का बहुलीकरण से, पॉलीविनाइल के बहुलीकरण से। फटाफट आंसर दो। चलिए आंसर हो जाएगा सी, इथिली के बहुलीकरण से पॉलीथीन का प्राप्ति होता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, मार्स गैस। मार्स गैस है कौन, किसे मार्स गैस कहते हैं, कई एक बार हो चुका है, आंसर दीजिए फटाफट। तब तक हम फार्मूला नोट करते हैं। एथेन का फार्मूला हो गया C2H6, इसका हो गया CH4, इसका हो गया सॉरी NH3 और क्लोरीन का Cl। मार्स गैस किसे कहते हैं, चलिए मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, है ना। धान की खेत से, इंदिरा से, कुआं से कौन गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलेगा जी, मार्स गैस, है ना। और याद रखिएगा एलपीजी का सबसे मुख्य घटक कौन होता है, मीथेन गैस होता है ना, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने में काम करती है। आग पर अगर नियंत्रण की बात हो, आग पर नियंत्रण, तो ये काम है आपका नाइट्रोजन का, लेकिन आग को रोक देना काम है किसका, CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। जहां पर आग लगा हुआ है, मान लो कि यहाँ पर आग ऐसे लहक रहा है और यहाँ पर CO2 छोड़िएगा ना, तो पूरा आग को CO2 कवर कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन से इसका संपर्क टूट जाता है और आग आसानी से क्या होती है, बुझ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है, बताओ फटाफट आंसर। गोबर गैस में, चलो आंसर आ गया सी, मीथेन। मीथेन गैस पाई जाती है CH4, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, सोने की आभूषण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं जी, तांबा का, पारा, प्लेटिनम, एल्युमिनियम का। फटाफट आंसर दो। ये सब क्वेश्चन इजी है यार, क्या इसमें टाइम देना है, फटाफट कीजिए ना। चलिए तांबा को किसका प्रयोग करते हैं, तांबा का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बताओ फटाफट क्या होगा, 2, 9, 7, 14। पीएच मान का डायग्राम आप लोग को पहले ही बताए थे, है ना। चलिए देखो 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय। और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको न अम्लीय न क्षारीय, उदासीन कहते हैं। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिए बेटा, इसलिए आंसर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, साधारण नमक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा कि सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम क्लोराइड के, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए फटाफट बताइए। टेबल साल्ट, इसको हम लोग टेबल साल्ट भी बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं। चलिए आंसर क्या होगा, सी, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, NaCl। NaCl, इसका अनुभार कितना हो जाएगा, अनुभार हो जाएगा इधर आपका 23 + 35.5, मतलब हो जाएगा हमारे समझ से 58.5 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मोमबत्ती का जलना रासायनिक भौतिक क्या कहलाएगा। देखो जितना भी तरह का परिवर्तन है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक बांटा गया है भौतिक परिवर्तन और दूसरा बांटा गया है रासायनिक परिवर्तन, समझ गए। अगर पुनः चेंजिंग होता है तो भौतिक परिवर्तन है, और सिर्फ एक बार होता है तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती जलने की बात है, कोई चीज का जलना,
जो चीज एक बार जल जाता है दोबारा रिकवरी नहीं होता है, एक बार का सेंस है, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघल गया तो द्रव बन गया, फिर जमा दोगे फिर मोमबत्ती बन जाएगा, समझ गया। बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, ये सब भौतिक परिवर्तन है, सब बार बार हो सकता है, पुनः होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों कौन रोकती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है इसको ओजोन के द्वारा रोका जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, बताओ क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए। चलिए बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलेंगे बेकिंग सोडा, आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। और सोडियम कार्बोनेट जो हो गया वाशिंग सोडा हो गया, जिसको धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। अब केमिस्ट्री समाप्त हुआ। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी से। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लाल ग्रंथि होगा, थायराइड ग्रंथि होगा, यकृत होगा कि अमाशय होगा? फटाफट बताइए, तब तक कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए हमारे बॉडी में बहुत तरह का ग्लैंड्स है, उस सभी ग्लैंड को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी हो गया नाम है इंडोक्राइन और दूसरा का नाम हो गया एक्सोक्राइन, है ना। इसको बोलेंगे हम लोग अंतःस्रावी। क्या बोलेंगे इसको? अंतःस्रावी। और इसको हम लोग बोलेंगे बाह्यस्रावी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी जो है डायरेक्ट रक्त में जाता है। कहा जाता है? डायरेक्ट रक्त में। और यह डायरेक्ट जो है जाता है आहार नाल में। कहा जाता है बेटा? आहार नाल में। क्लियर हो गया? तो ग्लैंड्स कै प्रकार के? दो प्रकार के, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जिस ग्लैंड से चलने वाला पदार्थ द्रव, तरल होता है, तरल पदार्थ अगर रक्त में जाता है तो इंडोक्राइन हो गया, और अगर आहार नल में जाता है तब होगा एक्सोक्राइन हो जाएगा। ग्लैंड दो प्रकार के, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। हिंदी में बोलेंगे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। क्लियर हो गया? चलो इन आंसर बनाकर तैयार किए। हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि हो जाएगा। और यकृत ग्रंथि जो है ना 100 का उदाहरण है, लार ग्रंथि 100 का उदाहरण है, थायराइड ग्रंथि इंडो का उदाहरण है। अमाशय ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोगे तो यह 100 का ही होगा, चूंकि आहार नल का भाग है। क्लियर है बेटा? अब हमारा मन कर रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा यकृत का, थायराइड ग्रंथि का, लाल ग्रंथि का डिस्कस कर दें। नोट करिएगा। चलिए देखिए, इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है इसमें दो ले रहे हैं। एक ले रहे हैं सबसे बड़ी और दूसरा ले रहे हैं हम लोग सबसे छोटी ग्लैंड्स। समझ गया? सबसे बड़ी इंडोक्राइन में सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स है वो है थायराइड। थायराइड है। और दूसरा हो गया छोटी में, सबसे छोटी हो गया इसमें पीयूष ग्रंथि हो गया। तो नोट कर लीजिएगा कि इंडोक्राइन में सबसे बड़ा हो गया थायराइड ग्रंथि और सबसे छोटा हो गया पीयूष ग्रंथि। तो कोई पूछेगा कि अंतःस्रावी में सबसे बड़ा कौन होगा? तो थायराइड। और सबसे छोटा कौन होगा? तो पीयूष होगा। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड जो हमारे गला के पास होती है, गला में होती है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है। क्लियर हो गया? कुछ अब हम लोग इसमें विशेष पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए आप यहाँ पर यकृत। नंबर 1 में हेडिंग दो यकृत, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं लीवर। और पॉइंट नोट करिएगा, फटाफट नोट करो स्पीड में। चलो झूको नहीं यार, अभी टाइम नहीं हुआ सुनने का। चलिए तो बेटा नोट करो।
यकृत लीवर है ना। लिखिए, यकृत एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड से है। यकृत एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड से है, इंडोक्राइन ग्लैंड से है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह हिपैटोसाइस नामक कोशिका से बना होता है। यह हिपैटोसाइस नामक कोशिका से बना होता है। नोट कर लिए। यकृत का अध्ययन करना हिपैटोलॉजी, यकृत का अध्ययन करना हिपैटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन करना हिपैटोलॉजी कहलाता है। नोट कर लिए। चलिए अगला एक हो गया पॉइंट नोट करना है, हेपेटाइटिस बी में यकृत प्रभावित होता है। अगर हेपेटाइटिस बी बीमारी होगा तो आपका यकृत प्रभावित होगा। और हेपेटाइटिस बी का नाम है पीलिया रोग। क्या नाम है इसको? पीलिया रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं इसको? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में हमारा लीवर ही जो है प्रभावित हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट नोट करते हैं। लिखिए, विटामिन ए का संग्रह यकृत में होती है। विटामिन ए का संग्रह यकृत में होती है। अगला पॉइंट, एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण लीवर में ही होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण लीवर में ही होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड में होता है, समझ गए? अगर आपके शरीर में एंटीजन ए रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी रहेगा तो बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन दोनों रहेगा तो ए बी ग्रुप हो जाएगा, और दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो ब्लड ग्रुप ओ बनता है। मतलब एंटीजन जो है ना बाबू, एंटीजन दो प्रकार के होता है, एक ए होता है, एक बी होता है। और एंटीबॉडी भी जो है ना, ये भी दो प्रकार के होता है, एक स्मॉल ए से स्मॉल बी से लिखते हैं। चलो क्लियर हो गया? विशेष रूप से हम लोग फिर पढ़ेंगे इस पर। चलिए अब नोट करिएगा इसमें और पॉइंट। मानव शरीर में सबसे अधिक टेम्परेचर, मानव शरीर में सबसे अधिक टेम्परेचर लीवर का ही होता है। सबसे अधिक टेम्परेचर लीवर का ही होता है। समझ गया? सबसे गर्म भाग कौन है? लीवर होता है। अगला पॉइंट लिखिए, हमारे बॉडी में सबसे अधिक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी में सबसे अधिक रासायनिक अभिक्रिया यकृत में होती है। यकृत में होती है। इसलिए इसे मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला, इसलिए इसे मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। चलो बेटा, ये हम अभी आपको लीवर के बारे में करा दिए मुख्य रूप से। और यहाँ का लीवर को इफेक्टिव करना सबसे पहला पार्ट कौन हो जाएगा? हमारा पीलिया में या जॉन्डिस में, हेपेटाइटिस बी में लीवर इफेक्टिव होता है। नोट कर लिए है ना? एक पॉइंट और याद रखिएगा, लिखिए, यदि कोई व्यक्ति
संदेहात्मक के, संदेहात्मक के मतलब संदेह के दृष्टि से मरा है, मतलब लोग को सस्पेंस है कि इसे मारा गया है कि अपने मौत लिया है कि प्राकृतिक डेथ हुआ है। अगर संदेहात्मक मौत हुआ है, लिखो, यदि किसी व्यक्ति को संदेहात्मक मौत हुआ है तो इसके जांच के लिए पोस्टमार्टम, इसकी जांच के लिए सबसे पहले लीवर का पोस्टमार्टम होता है, सबसे पहले लीवर का पोस्टमार्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि कोई व्यक्ति जहर पीता है या खाता है, पीता खाता कुछ भी हो, यदि कोई व्यक्ति जहर खाता है या पीता है तो सबसे पहले और सबसे अधिक, सबसे पहले और सबसे अधिक लीवर यकृत प्रभावित होता है। लीवर यकृत प्रभावित होता है। जानते हैं अगर ज्यादा खराब खाना खाइएगा ना, बाजारू चीजें, सिंघाड़ा हो गया, समोसा, फिर मंचूरियन हो गया, चिकन चिली वगैरह, मार्केट का सामान ज्यादा खाने से लिवर ही डैमेज कर देता है, समझ गए। पूरे बॉडी का सबसे टॉप जो है ना, जिंदगी बढ़िया जीना है बाबू, लीवर के बचा कर रखिए। शराब जो पीते हो, शराब जो पीते हैं एकदम सुबह शाम जब पी तो नमवा के जो पी हो, दिन भर शराब में मुंह लगेले है, तो उसका, उस व्यक्ति का लीवर ही क्या होगा था, डैमेज कर जाता है। उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं उसको? लीवर सिरोसिस। चलिए बेटा, अब यकृत क्लियर हो गया। अब कुछ नोट करिए थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि एक्सोक्राइन, स्पेलिंग लिखे थे ना, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब बाह स्रावी। थायराइड ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्रंथि है। इससे एक्स है, थायरॉक्सिन, इससे थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होती है। इससे थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होती है। अगला पॉइंट, थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में आयोडीन को नियंत्रित करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में आयोडीन जो साल्ट में होता है ना, वही वाला आयोडीन को नियंत्रित करती है। आयोडीन का बढ़िया स्रोत क्या है? नमक है, मछली वगैरह है। समुद्र का मछली खाइए, खूब लाभदायक है, आयोडीन खूब मेंटेन होगा। जानते हो बॉडी में आयोडीन अच्छा मेंटेन रहेगा ना, तो ब्रेन बढ़िया काम करता है, ब्रेन खूब तेज चलता है, ब्रेन दिमाग फास्ट काम करता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, सॉरी यहाँ कहाँ चले गए यार, सॉरी, हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में आयोडीन को क्या करती है? संतुलित करती है या नियंत्रित करती है। अगला पॉइंट, शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि अपना आकार बढ़ा करके आयोडीन को नियंत्रित करती है। ये बात समझो, अगर तुम्हारे शरीर में आयोडीन कम जाएगा ना, तो भाई शरीर को आयोडीन चाहबे न करिए, तो करता क्या है थायराइड ग्रंथि ग्लैंड से कि अपना शेप बढ़ा लेता है और आयोडीन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो तुम्हारे शरीर में और आयोडीन कम गया तो उसका और आकार बढ़ जाएगा। मतलब
अगर बॉडी में आयोडीन का पूरा अभाव हो गया तो थायराइड ग्रंथि पूरा फूल करके बड़का गो हो जाएगा। गला के पास थायराइड ग्रंथि होता है तो गला पूरा फूल जाएगा। कुछ कुछ लोग देखे होंगे कि लोग गला झांक के चलते हैं ना, तो क्यों? वहां पर गला फूल जाता है। गला फूल जाने से जो बीमारी का नाम पड़ेगा उसका नाम पड़ेगा गलगंड। क्या नाम पड़ेगा? गलगंड, गलगंड या ग्वाइटर, समझिए, गलगंड या ग्वाइटर कहते हैं इसको हम लोग। तो बताइए गला क्यों फूला? थायराइड ग्रंथि का आकार क्यों बढ़ा? आपके शरीर में आयोडीन की कमी से, है ना। तो आयोडीन का कमी होगा तब गलगंड और ग्वाइटर नामक बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। तो लिखिए, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ना गलगंड या ग्वाइटर कहलाता है। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ना गलगंड या ग्वाइटर कहलाता है। गलगंड या ग्वाइटर कहलाता है। अर्थार्थ गलगंड या ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होती है। अर्थात गलगंड या ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होती है। चलिए बच्चा, अब आ जाइए, बना हुआ हम लोग का ई हो गया पॉइंट, ये भी हो गया। अब आइए लार ग्रंथि पर। लिखिए लार ग्रंथि, लार ग्रंथि हेडिंग 2 लिखिए। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ी का मतलब, 3 जोड़ा मतलब कै गो? 6 गो। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। देखिए कहाँ होता है। जैसे ये हमारा बॉडी हो गया। तो एक यहाँ जो है ये वाला मुंह मान लो ऐसे फाड़े हुए है, ऐसे है ना। तो एक यहाँ पर लार ग्रंथि होगा, यहाँ पर होगा, इसका नाम हो गया, अलग तोड़ के लिखना एकदम, सब लीन गुवल, सबनी गुवल। और इसके ठीक नीचे, जीभ के नीचे जो हो गया, इसका भी नाम लिखिए, सब मैंडी बुलर हो गया। और एक लार ग्रंथि यहाँ होता है हमारा ठीक मुंह के पीछे साइड में, जिसका नाम है पैरोटिड। क्या नाम है? पैरोटिड। 2 ग्लैंड्स यहाँ है, 2 गो ये हो गया, 2 गो ये हो गया। टोटल कितना हो गया? टोटल ग्रंथि हो कितने हो गए? 6 हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि लार ग्रंथि से जो लार निकलती है उसका क्या काम है। तो नोट कीजिए, लार स्टार्च के पाचन में, लार स्टार्च या मंड बोलते हैं इसको, लार स्टार्च या मंड के पाचन में मदद करता है। लार स्टार्च या मंड के पाचन में मदद करता है। जानते हैं ये करता क्या है ना, कि लार का जो टाइलिन एंजाइम है डायरेक्ट जो है ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शर्करा में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? शर्करा में। नोट कर लीजिएगा, लार से निकलने वाला एंजाइम या लार में जो एंजाइम होता है टाइलिन, वो डायरेक्ट स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। कर लिए? अगला पॉइंट लिखिएगा, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होती है। अगला पॉइंट, लार एंटीबैक्टीरियल होता है। लार एंटीबैक्टीरियल होता है। बाबू, एंटीबैक्टीरियल का मतलब हो गया कि बैक्टीरिया को मारने वाला। जैसे मान लो कि अभी आप भोजन किए,
तो भोजन के साथ साथ बैक्टीरिया भी पहुंच गया बॉडी में। तो हालांकि देखो बैक्टीरिया बॉडी में जाना खराब बात नहीं है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया एनी टाइम होते हैं आहार नाल में जो लाभदायक होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया हानिकारक है वो अगर अंदर चल जाएगा तो मार न देगा, हम लोग को रोगिया न देगा जी। तो क्या करता है लार ना कि जैसी भोजन के साथ बैक्टीरिया की एंट्री हुआ तो लार उसको पकड़ के धुन देता है एकदम, समझ गया बाबू। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि लार एंटी बैक्टीरियल होता है, बाहर से जो हानिकारक सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश करता है उसको रोक देता है। क्लियर हो गया। चलिए अब एक जैसी अब यहां पर स्टार्च वर्ड का जो नाम लिया स्टार्च या मंड, तो एक बात और याद आ गया हम लोग को, कैप्सूल का नाम सुने हैं? कैप्सूल जो दवा का कैप्सूल होता है ना प्लास्टिक वाला, उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टार्च या मंड जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल में देखिएगा लाल पे हरियर कई रंग का रंगीन मल्टी कलर नहीं, कोई एक कलर का कवर होता है सिलिंड्रिकल, तो वो स्टार्च का बना होता है, लेकिन देखने में लगता है ना कि प्लास्टिक का है, लेकिन वो कवर प्लास्टिक का नहीं है, स्टार्च या मंड का बना होता है। नोट करिए, कैप्सूल का आवरण स्टार्च या मंड का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च या मंड का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च या मंड का बना होता है। इसलिए मुंह में डालते के साथ ही आवरण पिघलने लगता है। हो गया छोटा। अब हम लोग इंडोक्राइन एक्सोक्राइन जब करवे किए तो थोड़ा सा इंडो जैसे क्या किए हम लोग कि इंडोक्राइन में किए थे ना कि इंडोक्राइन में दुग होता है, एक बड़ा हुआ और एक छोटा हुआ, सबसे छोटी हुआ। बड़ा में नाम किसका लिए थे? थायराइड का नाम लिए थे, है ना। और छोटा में किसका लिए? पीयूष ग्रंथि का। तो थायराइड के बारे में खूब बताए, 10 गो पॉइंट लिखवा दिए। तो हमारा विचार है कि पीयूष ग्रंथि के बारे में 2-4-5 लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हेडिंग दीजिएगा पीयूष ग्रंथि। हेडिंग क्या देंगे? पीयूष ग्रंथि लिखिए। बताइए पीयूष ग्रंथि इंडो होगा कि एक्सो होगा? इंडो होगा जी। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे पीयूष ग्रंथि। नोट करिएगा, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका आकार मटर के समान होता है। इसका आकार मटर नहीं देखे, केराव मटर के समान होती है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। नोट कर लिए? चलिए लिखिए, पीयूष ग्रंथि शरीर के संपूर्ण ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि शरीर के संपूर्ण ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अब चलते बेटा, अब सारा पॉइंट इसमें कर दिए लगभग। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, मनुष्य में मदा जनन अंग, मतलब लेडीज की बात हो रही है। जनन अंग से किस हार्मोन का स्रवण होता है? देखिए एस्ट्रोजन जो है यह बहता है अंडाशय से।
कहाँ से होता है? अंडाशय से। ये भी इसी का पार्ट्स में करीब है। रिलैक्सिन हार्मोन बहता है योनि की दीवार से, योनि की दीवार से, समझ गए? तो अब देखिए कह रहा है कि जनन अंग से, तो योनि की दीवार से, तो यहां पर जानते हैं, हालांकि देखिए एस्ट्रोजेन अंडाशय जनन अंग हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन जनन अंग से भी है, रिलैक्सिन जनन अंग से हो गया, इसलिए क्या मारेंगे इसमें? डी आंसर मारेंगे। सभी क्या है? सत्य है। सभी क्या है? सत्य है। रिलैक्सिन हार्मोन कब चलता है पता है? ये सब चलता है एमसी के समय, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, जिसको मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म कहते हैं। पता है मासिक धर्म की शुरुआत कब होती है? 12 से लेकर के 16 वर्ष की आयु में शुरुआत होती है। जब फर्स्ट टाइम मासिक धर्म आता है, फर्स्ट टाइम एमसी जो आती है, उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की। क्या कहते हैं उसको? मेनार्की कहते हैं। और मासिक धर्म जो है महिलाओं में 12 से 16 साल में शुरू हुआ और लगभग 45 से 50 वर्ष तक होते रहती है। और इसका जो काल है, टाइम है, वो 28 दिन का होता है। नोट कर लीजिएगा, मासिक धर्म प्रत्येक 28 दिन पर रिपीट होते रहती है। चलिए, जोनी की दीवार से जो रिलैक्सिन हार्मोन चलता है, कब चलता है? जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। शारीरिक संबंध बनाते समय रिलैक्सिन हार्मोन चल कर करके अब योनि के दीवार को सॉफ्ट कर देता है, चिकनाहट उत्पन्न कर देता है, जिससे दर्द कम महसूस होती है। या फिर एक हो गया शारीरिक संबंध बनाते समय, शारीरिक संबंध बनाते समय, और दूसरा होता है प्रसव। प्रसव का मतलब होता है जब माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय। तो जब बच्चा जब शरीर गर्भाशय से बाहर निकलती है तो साइज बच्चा का बड़ा होता है, तो बहुत बॉडी में दर्द होगा, योनि में पेन होगा, दर्द होगा पेन में। तो जानते हैं वही अगर रिलैक्सिन हार्मोन चलने लगती है, जिससे योनि का दीवार जो है ना एकदम चिकनापन हो जाता है, जिससे बच्चा फट से बाहर आ जाती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किससे होता है? देखो बेटा, मानव जाति में कोई भी जीव शरीर में दो तरह की गतियां होती है। दो तरह गतियां होती है। एक गति होता है जिसका नाम है ऐच्छिक और दूसरा गति का नाम है अनैच्छिक। अनैच्छिक नाम हुआ। ऐच्छिक का मतलब आपके इच्छा के अनुसार, अनैच्छिक का मतलब कि आपका इच्छा इस पर काम नहीं करता है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा हमारा बॉडी में जो है ऐच्छिक गति को नियंत्रण करता है, तो हमारा होगा सेरिब्रम मतलब ब्रेन। चलिए आंसर मारेंगे, ए मारेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शरीर का तापक्रम किससे नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रण किससे होता है? फटाफट आंसर दो। बेटा शरीर का ताप नियंत्रण आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है? देखो इस प्रकार से अमीबा का आकार होती है, तो कह रहा है भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होगा, मतलब भोजन अंदर प्रवेश किससे करेगा? तो करेगा कूटपाद से। और कूटपाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हैं? पी साइलेंट रहेगा, CEU पढ़ लिया, DOPOD। क्या पढ़ेंगे इसको? स्यूडोपोड। स्यूडोपोड, पी साइलेंट रहेगा यहाँ, स्यूडोपोड बोलेंगे। स्यूडोपोड से ही कोशिका में भोजन प्रवेश करता है, इसलिए आंसर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो पढ़ा चुके हैं। लार में कौन पाया जाएगा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, कोई नहीं, तो पढ़ा दिए हैं। देखो पेप्सिन चलता है अमाशय से। पेप्सिन कहाँ चलता है? अमाशय से। ट्रिप्सिन चलता है पैनक्रियाज मतलब अग्न्याशय से। कहाँ चलता है?
अग्न्याशय से। देखिए ये आपका पेट है, देखिए ये हो गया आपका अमाशय, यही हो गया आपका अमाशय स्टोमिक, और ये हो गया आपका अग्न्याशय, अग्न्याशय पैनक्रियाज। समझ गया? तो पेप्सिन चलता है अमाशय से, ट्रिप्सिन चलता है कहां से? अग्न्याशय से, और टाइलिन चलता है लार ग्रंथि से। कहां चलता है? लार ग्रंथि से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। टाइलिन क्या करता है? पढ़ा चुके हैं। टाइलिन जो है स्टार्च को डायरेक्ट बदल देगा किस चीज में? शर्करा में। चेंज कर देगा किस में? शर्करा में चेंज, शर्करा में चेंज कर देगा। क्लियर हो गया ना बेटा? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वह कौन सा प्रक्रम है जिसमें मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है ना? तो देखिए मनुष्य श्वसन न कहिएगा, श्वसन मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है। श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से 3 गो एक्शन होता है। समझ गया? रिस्पायरेशन में पहला हो गया श्वास ग्रहण करना और छोड़ना। श्वास ग्रहण करना और क्या करना? छोड़ना। जैसे सांस लिए ऐसे लिए फिर छोड़ा, तो श्वास ये हो गया श्वास ग्रहण करना या छोड़ना, एक प्रक्रिया। दूसरा प्रक्रिया हो गया एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज होना, फेफड़ा में होता है। और तीसरा होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इतना सारा प्रक्रम बना कर करके तब जाकर के श्वसन क्रिया होता है। समझ गए? तो पता है सांस लेना और छोड़ना इसको कहते हैं श्वासो उच्छ्वास। तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया? बिहार हो गया। चलिए अब चलते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ पर भूल गए हम, कितना नंबर था? 28 था। हाँ एक पॉइंट और नोट कर लेना, श्वसन जो क्रिया है एक प्रकार का ऑक्सीकरण क्रिया है, एक प्रकार का ऑक्सीकरण क्रिया है, नोट कर लीजिएगा पहला पॉइंट। दूसरा एक प्रकार का दहन है, और दहन में भी कैसा दहन है? तो मंद दहन है। श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया है, मंद दहन का एक प्रकार है। क्लियर हो गया? श्वसन से ऊर्जा कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस या ऊर्जा घर या पावर घर के नाम से, पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नोट कर लेना ये सब। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्रयोग करेगा? देखिए हमारे बॉडी में ऊर्जा देने वाला पदार्थ 2 गो होता है। एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा का नाम है वसा। समझ गया? 80% एनर्जी मेंटेन कार्बोहाइड्रेट से होता है, और 20% एनर्जी मेंटेन किससे होता है बेटा? वसा से होता है। किससे होता है? वसा से। हालांकि जानते हैं वसा का एनर्जी रेट हाई होता है और इसका एनर्जी रेट लो होता है। जानते हैं अगर वसा 1 ग्राम अगर वसा जलाइएगा तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा, और 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट जलाओगे, ऑक्सीकरण होगा, तो मात्र 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। रेट जो है ना, रेट इसका हाई है, रेट जो है वसा का हाई है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी बॉडी मेंटेन कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज है। इसीलिए आंसर क्या मारिएगा? बिहार मारिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन वातावरण से कोशिकाओं में प्रवेश करती है? आंसर दो। चलिए प्रश्न है बेटा कि ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में किससे पहुंचेगा? तो विसरण विधि से। किससे पहुंचता है? विसरण से। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ परिणति क्या होती है? परिणति का मतलब हुआ परिणाम। परिणति मतलब क्या हुआ? परिणाम। खाद्य पदार्थ, देखो खाद्य जो पदार्थ होती है,
खाद्य पदार्थ जो है ना एक जटिल अणु होता है, एक जटिल अणु होता है, समझ गया। लेकिन जब पाचन कर दिया गया, जब इसका पाचन हो जाता है, पाचन हो जाता है, तब पाचन के बाद जो है ये साधारण, साधारण का मतलब क्या, एकदम सरल, सरल अणु बन जाता है। तो सरल, जटिल को सरल किया मतलब टूट रहा है, टूट रहा है, तो टूटने का सेंस किससे होगा, विघटन से होगा। आंसर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। क्लियर हो गया। चलिए हो गया। आज का बेटा सेशन यही समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।